हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। साथियों, आज हम देखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि एक शॉर्ट नोट्स के रूप में है और एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देर किए हम अपने टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं नंबर 1, पाषाण काल। पाषाण काल में हम देखते हैं कि मानव सभ्यता के शुरुआती दौर को पाषाण काल कहा जाता है, जहाँ पर पत्थरों के औजार का मुख्य रूप से उपयोग होता था। जो मानव था वो शिकार करने के लिए पत्थरों के औजार का प्रयोग करता था। इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। आगे हम देखते हैं, ये 3 भाग हैं: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल में मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था। इस समय मनुष्य पूर्ण रूप से जानवरों का शिकार करता था, जानवरों पर डिपेंड था। नंबर 2 आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मानव पत्थरों के छोटे औजार, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा गया, उनको बनाना स्टार्ट किया। ये बेडौल से थोड़ा अच्छे होने लगे, क्योंकि पुरा पाषाण काल में जो औजार हुआ करते थे वो बेडौल और भद्दे थे, परंतु मध्य पाषाण काल के जो औजार थे पत्थरों के, वो थोड़े छोटे हो गए। इसी वजह से इनको माइक्रोलिथ कहा जाता है। पशुपालन की प्रारंभिक शुरुआत इसी काल से मानी जाती है और आग की खोज भी इसी काल में हुई। आग की खोज भी मध्य पाषाण काल में ही हुई, परंतु पूर्ण रूप से इसका विस्तृत रूप में उपयोग नव पाषाण काल में शुरू हुआ। आगे हम देखते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में मानव ने कृषि तथा पहिए का आविष्कार किया। इंसानों ने एक जगह अस्थायी बस्तियां बनाकर रहना शुरू किया। आगे हम देखते हैं पाषाण काल एवं औजार व खोज। पुरा पाषाण काल में बड़े पत्थर के औजार, आग की खोज उस समय ऐसे ही हुई थी कि अचानक से पत्थरों का आपस में टकराने से चिंगारी उत्पन्न हुई थी। लेकिन इसका मुख्य रूप से जो उपयोग है वो मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल से ही शुरू हुआ। मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ यानी छोटे औजार आए और यहाँ पर पशुपालन यानी सबसे पहले मनुष्य का जो पालतू पशु था, कुत्ता था, उसके पालने की शुरुआत हुई। और नव पाषाण काल में पालिशदार औजार आए। खोज यहाँ पर कृषि और पहिए की हुई। आगे हम देखते हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता यह भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, जो कांस्य युगीन थी। इसका समय लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी कि नगर नियोजन, यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ग्रिड पद्धति थी, जल निकासी प्रणाली अत्यंत आधुनिक थी। व्यापार और लिपि के बारे में देखा जाए तो ये व्यापार प्रधान सभ्यता थी। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। आगे हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनके खोजकर्ता कौन हैं और उन्होंने किस वर्ष में उस स्थल की खोज की। तो हम सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा के खोजकर्ता दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स। 1921 ईस्वी में इस स्थल की खोज हुई। यहाँ से अन्नागार, कांस्य दर्पण, बैलगाड़ी का खिलौना आदि चीजें मिली हैं। मोहनजोदड़ो, राखाल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में यहाँ से विशाल स्नानागार, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है। लोथल, SR राव 1954 ईस्वी में यहाँ से गोदीवाड़ा बंदरगाह, चावल के साक्ष्य, फारस की मुहर प्राप्त हुई है। आगे हम देखते हैं कालीबंगा। इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1951 ईस्वी में की। यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य, चूड़ियाँ, अग्निकुंड आदि चीजों की जानकारी मिली है। आगे हम देखते हैं वैदिक काल। वैदिक काल की शुरुआत कब होती है? सिंधु सभ्यता के पतन के बाद भारत में जिस ग्रामीण संस्कृति का विकास हुआ उसे वैदिक काल मानते हैं। इसके निर्माता आर्य थे। आर्य स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे। ऋग्वैदिक काल हम देखते हैं, इसकी समय सीमा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व थी। इस काल की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है, जो विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। समाज पितृसत्तात्मक था, परंतु महिलाओं को उपनयन संस्कार और शिक्षा का पूर्ण अधिकार था। सबसे पवित्र पशु गाय अघन्या ना मारे जाने योग्य थी
और सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे, पुरंदर थे। आगे हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की शुरुआत जो समय सीमा है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की थी। इस काल में शेष 3 वेदों सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आर्यण्डकों और उपनिषदों की रचना हुई। इस काल की सबसे क्रांतिकारी घटना लोहे की खोज थी, जिसने कृषि और युद्ध प्रणाली को बदल दिया। वर्ण व्यवस्था अब कर्म के स्थान पर जन्म के आधार पर अत्यंत कठोर हो गई। आगे देखते हैं धार्मिक आंदोलन, बौद्ध और जैन धर्म। इसका उदय हुआ उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में व्याप्त कुरीतियों, बुराइयों, कर्मकांड और वर्ण व्यवस्था के विरोध में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कई धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ। देखते हैं हम। नंबर 1 आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की स्थापना, इनके संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। इन्होंने 4 आर्य सत्य बताया, जो कि क्या है? संसार दुखमय है, दुख है, संसार दुख भरा हुआ है, दुख का कारण है। और क्या कारण बताया? तृष्णा, दुख का निवारण है। और निवारण के लिए क्या करना चाहिए? अष्टांगिक मार्ग को अपनाना चाहिए। प्रमुख भाषा बौद्ध उपदेश मुख्य रूप से पाली भाषा में दिए गए। आगे हम देखते हैं जैन धर्म। जैन परंपरा जो है, इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है, और जो इनके संस्थापक हैं वो ऋषभदेव ही हैं। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 5 महाव्रत दिए: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। 4 तो पार्श्वनाथ के द्वारा ही दिए गए थे। इन्होंने ब्रह्मचर्य को भी जोड़ा। महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया ब्रह्मचर्य है। इनकी प्रमुख भाषा जैन ग्रंथ मुख्य रूप से प्राकृत भाषा में लिखे गए। आगे हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई? मगध के 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली बनकर उभरने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य यानी कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश का क्रम है चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। अशोक के बाद और कई अन्य राजा हुए जिनका समय काल बहुत ही थोड़ा थोड़ा दिया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। इन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण कराया और अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाकर श्रवण बेलगोला में चले गए। संलेखना विधि के द्वारा इन्होंने अपना प्राण त्यागा था। इनके दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आया था, और मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो इंडिका। आगे हम देखते हैं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक 261 ईसा पूर्व में हुए कलिंग युद्ध के भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। उन्होंने युद्ध नीति का त्याग कर उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और धम्म का प्रतिपादन किया। अशोक के शिलालेख। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही शुरू किया। इन शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपियों का प्रयोग हुआ। आगे हम देखते हैं गुप्त साम्राज्य। भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है इस काल को। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान कला, साहित्य, विज्ञान और स्थापत्य कला का अभूतपूर्व विकास हुआ। श्रीगुप्त इस वंश के संस्थापक थे, परंतु वास्तविक स्वतंत्र शासक चंद्रगुप्त प्रथम बने, जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि ली। उसके बाद समुद्रगुप्त इनके अदम्य सैन्य अभियानों और विजयों के कारण इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने इनको भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन कहा था। इन्हें सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इनके शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। इनके दरबार में नवरत्न निवास करते थे, जिनमें महाकवि कालिदास, खगोल शास्त्री, वराहमिहिर और धन्वंतरी प्रमुख थे। महत्वपूर्ण रचनाएं यहाँ पर कालिदास की दी गई हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, आर्यभट्टकृत आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट ने शून्य एवं दशमलव की खोज की, जो कि गुप्त काल की देन है। साथियों,
आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।